अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन इन मेल। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि मेल में हार्मोन का फंक्शन कैसे चलता है। अब यही कंसेप्ट हमें फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। एग्जाम में हार्मोन से रिलेटेड 3 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये कंसेप्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन का कंसंट्रेशन आपका चैप्टर 11 से भी रिलेटेड है, तो ये आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले जब हम प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी कि कोई भी मेल में प्यूबर्टी, कोई भी मेल चाइल्ड में 13 एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज GnRH। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज GnRH। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन। दोबारा सुनिए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी एक हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज GnRH। इसकी फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन। अब जो गोनाडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड GnRH को रिलीज करेगा। GnRH जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा तो 2 हार्मोन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज LH एंड FSH। LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटेंसिंग हार्मोन। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटेंसिंग हार्मोन। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मैं लिख नहीं पाया क्योंकि जगह कम थी, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटेंसिंग हार्मोन एंड FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो GnRH के लेवल को कंट्रोल करता है। देखिए कैसे, जैसे ही FSH का लेवल बढ़ेगा वैसे ही GnRH का लेवल घटेगा, क्योंकि भाई अगर GnRH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो LH है वो ज्यादा फॉर्मेशन होगा और बहुत ज्यादा स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही GnRH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो FHS की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। जैसे ही FHS की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वो GnRH की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। मतलब कि जो GnRH अगर कम होगा तो FHS ज्यादा होगा, अगर FHS कम होगा तो GnRH ज्यादा होगा। तो ओवरऑल कहने की बात यह, जो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, यानी कि इस हार्मोन को फुल्ली कंट्रोल करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि GnRH की प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? इन मेल्स GnRH की प्रोसेस को FHS हार्मोन कंट्रोल करता है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारे GnRH हार्मोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। GnRH हार्मोन की कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देता। अब दूसरा हार्मोन है हमारा LH यानी कि ल्यूटेंसिंग हार्मोन। ल्यूटेंसिंग हार्मोन क्या करता है? वो लीडिंग सेल के पास जाता है और इंटरस्टिशियल सेल। अब ये टॉपिक हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल नाम एक ही है। अब इंटरस्टिशियल सेल नाम कैसे पड़ा? 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटेस्टिनल स्पेस कहते हैं। उसमें जो सेल प्रेजेंट होते हैं दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। नाम सेम है तो इसलिए इसको ये भी नाम दे दिया गया, और इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। अब जो LH हार्मोन है वो लीडिंग सेल्स के पास जाएगा और इंटरस्टिशियल सेल्स के पास जाएगा। जैसे ही LH हार्मोन इनके पास जाएगा तो एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये हार्मोन कौन रिलीज करेगा? इंटरस्टिशियल सेल रिलीज करेंगी। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है कि कौन सा हार्मोन कौन रिलीज करेगा। GnRH किसने रिलीज करा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने। LH किसने रिलीज करा? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। FHS किसने रिलीज करा? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। और टेस्टोस्टेरोन किसने रिलीज करा? लीडिंग सेल ने रिलीज करा है। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसमें एक तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज होगा, वो रिलीज होने के बाद कहां जाएगा? सर्टोली सेल्स में जाएगा।
अब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है तो सर्टोली सेल्स में जाकर एक हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। अब दोबारा से इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड जीएनआरएच हार्मोन को रिलीज करेगा। जीएनआरएच हार्मोन मतलब गोनेडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन। अब जो जीएनआरएच हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही पिट्यूटरी हार्मोन एक्टिवेट होगा तो दो हार्मोन रिलीज होंगे, दैट इज एलएच ल्यूटेंसिंग हार्मोन एंड एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जीएनआरएच की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे ही एफएचएस हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तभी जीएनआरएच की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जब जीएनआरएच बढ़ेगा तो एफएचएस भी बढ़ेगा। जैसे ही एफएचएस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी वो एफएचएस हार्मोन जीएनआरएच की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। अगर जीएनआरएच की कंसंट्रेशन कम है तो एफएचएस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर एफएचएस हार्मोन की कंसंट्रेशन कम है तो जीएनआरएच की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जो जीएनआरएच हार्मोन को एफएचएस कंट्रोल करेगा। एलएच का क्या फंक्शन होता है? एलएच का स्पर्म की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एलएच जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में यानी कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां पर जो लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एलएच वहां पे जाएगा और वहां पे एक हार्मोन रिलीज होगा दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किसने रिलीज करा? लीडिंग सेल ने रिलीज करा। कैसे रिलीज करा? एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटेंसिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स के पास आया और फिर लीडिंग सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करा। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एग्जाम में क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है सर्टोली सेल्स के पास जाएंगी और एक हार्मोन रिलीज तो सर्टोली सेल में एक हार्मोन की फॉर्मेशन होगी दैट इज एंड्रोजन। अब जब सर्टोली सेल में एंड्रोजन हार्मोन की फॉर्मेशन हो गई तो वहां पर जो स्पर्मेटोजोआ है वो स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल में आकर एम्बेडेड हो जाएंगे और स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार और गो थ्रू कर लीजिए। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, देन जीएनआरएच, देन पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, फिर एलएच और एफएचएस रिलीज होंगे। एलएच जीएनआरएच की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगा, एफएचएस जीएनआरएच की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगा। एलएच लीडिंग सेल्स के पास जाएगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन के पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वे प्रोटीन सर्टोली सेल्स के पास जाएंगी और सर्टोली सेल्स के अंदर एक हार्मोन का प्रोडक्शन होगा दैट इज एंड्रोजन। और अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए सर्टोली सेल्स के अंदर एंड्रोजन प्रेजेंट है, वो एंड्रोजन कहां से आया? वो एंड्रोजन यहां से आया। और इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बनेंगे। इवन आपके स्कूल एग्जाम में भी इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे फुल्ली मैच्योर स्पर्म का डायग्राम कि कैसे फुल्ली मैच्योर स्पर्म का पूरा डायग्राम हुआ, उसमें कौन कौन से पार्ट है। तो चलिए अभी फुल्ली मैच्योर स्पर्म का डायग्राम पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस से जितना भी प्रोसेस चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पार्ट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब सबसे पहले ये डायग्राम होता है स्पर्म का, उसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं यानी कि 3 पार्ट होते हैं। पहला तो हेड पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट, ये रहा दिस इज मिडिल पीस, एंड थर्ड इज टेल। पहला हेड, दूसरा मिडिल पीस और थर्ड इज टेल। अब सबसे पहले बात करते हैं हेड की। अब मैंने पूरे स्पर्म में एक ब्लू कलर लाइन बनाई हुई है। आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में मैंने एक ब्लू कलर लाइन बनाई हुई है। ब्लू कलर लाइन शो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि जो मेल स्पर्म होता है वो पूरा कवर्ड होता है किस चीज से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये एक इसकी प्रोटेक्शन लेयर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आए, अब मान लो इस पोर्शन में ये लिख दिया और हिंट में दे दिया कि प्रोटेक्शन लेयर होती है और फुल्ली कवर्ड लेयर होती है, तो आपको उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई करके लिखना है। और ऐसे ही हर पार्ट को इनडायरेक्ट वे में क्लू दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। अब पूरे स्पर्म के चारों तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब एक ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम एक्रोसोम।
यहाँ पर ये पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। इस पोर्शन को बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का क्या फंक्शन है? एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये एग के पास जाकर एक्रोसोम एंजाइम रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से जो एग में छोटा सा होल हो जाता है ताकि ये एक्रोसोम उसमें घुस सके। अब उसके नीचे देखो, एक्रोसोम के बिल्कुल नीचे देखो, यहाँ पर कई सारे काफी सारे क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे आपको। इसमें मैंने ब्लैक पेन से काफी सारे क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं। ये क्या चीज है? ये है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। हेड पार्ट में ऊपर वाला पोर्शन तो एक्रोसोम हो गया, जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होता है? स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है हेड पार्ट में। स्पर्म के हेड पार्ट में एक्रोसोम के नीचे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्रोमोसोम्स के नीचे न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम नेक पोर्शन की। अगर हम नेक पोर्शन को ध्यान से देखें, यानी कि मिडिल नेक पोर्शन को ध्यान से देखें, तो उसके नीचे एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, उस पीस को बोलते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस क्या होता है? हेड पार्ट के नीचे नेक आ गई हमारी, ये वाला पोर्शन स्पर्म की नेक हो गया। उसके नीचे मिडिल पीस, उसके नीचे एक लॉन्ग ट्यूब सी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मिडिल पीस। अब मिडिल पीस का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मिडिल पीस में आप भी देख रहे होंगे मैंने ब्लैक कलर के बड़े बड़े बॉल्स बनाए हुए हैं। ये बॉल्स क्या है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमने 11 में पढ़ा है, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जब इंसेमिनेशन होगा तो फीमेल की वेजाइना से होकर स्पर्म कहाँ जाएगा? फीमेल के यूटेरस में। फीमेल के यूटेरस से होकर वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी उसको मिलती है मिडिल पीस से। मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब द थर्ड पार्ट इज टेल। टेल का क्या फंक्शन होता है? इसमें टेल का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, टेल जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर किसी स्पर्म की टेल नहीं है तो वो स्पर्म मूव नहीं करेगा। टेल जो है, जिसमें जितनी बड़ी टेल होगी स्पर्म में वो उतनी जल्दी मूव करेगा। तो टेल जो है मूवमेंट में करती है। जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वे फ्लैजिला उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ऐसी स्पर्म में टेल प्रेजेंट होती है जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। अब एनसीईआरटी बुक में थोड़े बहुत फैक्ट्स दिए हुए हैं स्पर्म के बारे में। वे स्पर्म के फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, तो हमें वे भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल अपने स्पर्म फीमेल में रिलीज करता है। क्या आप जानते हैं कितने काउंट में होते हैं स्पर्म? 200 to 300 बिलियन स्पर्म मेल एक बारी में यूज करता है। यानी कि जो मेल है वो एक बारी में 200 to 300 मिलियन स्पर्म फीमेल की वेजाइना में इंट्रोड्यूस करता है इंसेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा। अब जो 200 to 300 मिलियन स्पर्म जब मेल रिलीज कर रहा है तो उसमें केवल 60% ही स्पर्म एक्यूरेट होते हैं, 40% एक्यूरेट नहीं होते। जो 60% एक्यूरेट होते हैं मतलब जो 40% जो है वो एक्यूरेट नहीं होते, मतलब किसी में टेल नहीं है, किसी का मिडिल पोर्शन तो है लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, किसी में जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो प्रॉपर नहीं है, किसी में एक्रोसोम छोटा है, किसी में टेल ही नहीं है। इस तरह के डिफेक्ट 40% में होता है। तो यानी कि 60% जो है स्पर्म होते हैं वे एक्यूरेट होते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जब मेल जो है स्पर्म रिलीज करता है यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो हाफ तो बनते हैं एक्स और हाफ बनते हैं वाई। तो मतलब हाफ क्रोमोसोम्स तो होते हैं उसमें एक्स के, हाफ होते हैं एक्स के और हाफ होते हैं वाई के। तो नेचर भी डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर एक्स मिले तो गर्ल होगी और एक्स वाई मिले तो बॉय होगा। ये बात नेचर भी डिफरेंशिएट नहीं करती है। हाफ क्रोमोसोम्स एस के आएंगे और हाफ क्रोमोसोम वाई के आएंगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फैक्ट आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि एक वन काउंट में 200 to 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। दूसरा 60% ही स्पर्म एक्यूरेट होते हैं। तीसरा हाफ होते हैं एक्स क्रोमोसोमल स्पर्म और हाफ होते हैं वाई क्रोमोसोमल स्पर्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अब हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे ओगोजेनेसिस यानी कि फीमेल में एग की फॉर्मेशन।
मेंस्ट्रुएशन, वो वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो शायद कोई ऐसा ईयर होगा जिसमें ये प्रोसेस ना पूछी गई हो। ये लगातार प्रोसेस पूछी जा रही है। ये वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब स्पर्म की डायग्राम के बाद हम फीमेल में जो एग कैसे प्रोड्यूस होता है, ओवा कैसे प्रोड्यूस होता है, ओवोजेनेसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।